हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू यूपीएससी माइंडसेट विद वीर। अगर आपको आंसर लिखने नहीं आ रहा है, आंसर को स्ट्रक्चर करने नहीं आ रहा है, यूपीएससी स्टाइल आंसर का कंटेंट फ्रेम करने नहीं आ रहा है, यूपीएससी के डिमांड को या क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना या कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है, तो साथियों दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर मैं आपको यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से आंसर्स कैसे लिखने होते हैं मैं ये आपको बताऊंगा। और साथियों आज 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। that is also going to be on the basis of world history plus Indian history। साथियों हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स को हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे फ्रॉम 2024 से लेके 2013 तक। उसके बाद हम हिस्ट्री के दूसरे पार्ट्स के ऊपर जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑल दैट। देन फिर उसके बाद हम सोसाइटी के ऊपर जाएंगे। तो ऐसे करके हम GS1 का जो है ना, जो पूरा क्रोनोलॉजी है उसको हम खत्म करेंगे। सबसे पहले ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो हम उसको खत्म करेंगे। सो इसको स्टार्ट करें। तो आज का जो सवाल है दैट इज गोइंग टू बी, और साथियों ये याद रखना कि हर रोज 12 बजे दोपहर में और 6 बजे ये जो PYQ के सेशंस है ये अपलोड होंगे, और आप इसे फॉलो जरूर करना कि, और आप आंसर्स लिख के यहाँ पर अपलोड जरूर करना अपने आंसर्स को, ताकि मैं उसे रिव्यू कर पाऊं। सो आइए आज का सवाल हम देखते हैं, दैट इज हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है साथियों, टेल वर्ड क्या है, हाउ फार। हाउ फार मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली एस्टिमेट करना है कि भाई कितना कितना ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन होने के लिए। अब हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब क्या, हैंडीक्राफ्ट मतलब टेक्सटाइल्स हो गए, और कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब जो रूरल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज हो गए वो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब रूरल लेवल पे सिर्फ टेक्सटाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कॉटेज इंडस्ट्रीज जो भी ये लोग बनाते थे ना, जूट वगैरह ये सब, वो सब की भी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर नाउ। सवाल ये है कि ये 15 मार्क का जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 3 पन्ने मिलेंगे, और 3 पन्ने के अलावा आपको अराउंड 10 से 11 मिनट आपको ये आंसर को लिखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि हम स्ट्रक्चर को बेसिकली कैसे यहाँ पे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते ही आपको स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हाउ फार द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, दैट यू आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसके साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आप कुछ तो भी लिख सकते हो, दैट इज फैक्ट्स वगैरह के ऊपर। उसके ऊपर हम देखेंगे कौन से अलग अलग प्रकार के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर इंट्रोडक्शन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन के बाद जैसे हम हमेशा देखते हैं दैट यू शुड ऐड अ कनेक्टर टू इट, मतलब आप कोई माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं, या क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड की बात हो रही है तो उसके वजह से सम फ्लो चार्ट या माइंड मैप ऐसा कुछ तो भी बना सकते हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम बॉडी के अंदर आए तो बॉडी के अंदर सीधा सीधा साथियों सवाल का डिमांड समझिए आप। सवाल का डिमांड क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के लिए। अब ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई डिक्लाइन हुआ है, ये स्टेटमेंट है, तो हमें बस इसे प्रूफ करना है कि भाई डिक्लाइन हुआ है। तो वो कैसे डिक्लाइन हुआ है, IR की वजह से कैसे डिक्लाइन कैसे हो गया। तो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हाँ डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन डिक्लाइन क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है क्या, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का? तो नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से डिक्लाइन नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अलावा भी जो अंग्रेजों ने अलग अलग स्टेप्स लिए थे उसकी वजह से भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी बोल रहा है कि हाउ फार, तो हमें देखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से डिक्लाइन तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। अगर ये बस हाउ फार नहीं दिया गया होता, मान लो बस अगर इसे काट लो और बस यही दिया गया रहता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लिखना होता। लेकिन जब हाउ फार दे दिया है तो यहाँ पे आपको दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप जस्टिस कर पाओगे इस सवाल को, ठीक है। अब ये जब आप बॉडी के अंदर लिखोगे कि हाँ भाई इट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन, सो यू आर बेसिकली राइटिंग द कॉजेस फॉर इट। अब जाहिर सी बात है, अब कॉजेस के बाद 15 मार्क का सवाल है तो इसके वजह से आप थोड़े बहुत लेवल पे इम्पैक्ट भी लिखोगे। अब सवाल का हमेशा ये चीज समझना कि भाई डायरेक्ट डिमांड क्या है और इनडायरेक्ट डिमांड क्या है। इन डायरेक्ट डिमांड क्या था कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना, सो दैट इज द कॉज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द कॉज। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आपको इम्पैक्ट भी लिखना पड़ेगा इंडिया के अंदर
कि इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह से हमने नेगेटिव लेवल पे तो इम्पैक्ट देख लिए, ठीक है, दूसरे नेगेटिव लेवल पे इम्पैक्ट आप 2-3 लिख सकते हो, लेकिन साथ में आपको पॉजिटिव्स भी लिखने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंडिया के अंदर क्या थे। जैसे कि इन लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया, कम्युनिकेशन वगैरह सिस्टम को बढ़ाया, ठीक है, ये सब चीजें वो भी हम आगे देखेंगे। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कंक्लूड कर दोगे साथियों। एंड देन कंक्लूजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमेशा ये सोचना कि कंक्लूजन मिस नहीं होना चाहिए। अगर कंक्लूजन मिस हो गया तो आपका 1.5 नंबर मिस हो जाएगा, ठीक है। अगर कंक्लूजन लिख रहे हो कुछ नहीं तो 0.5 से 0.75 तो ला सकते हो। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर थिंग। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन हियर, दैट इज डेली 12 PM से डेली 6 PM हमारा ये सेशन जाएगा। सो इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर कौन से अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बेस्ड कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, वो सबसे पहले इंग्लैंड में कब आया और ये वहां पर क्यों आया। ऑलराइट, लेकिन आप जब ये चीज लिखोगे तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी लिखना है। तो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि इंडिया बिकेम अ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, वैसा करके, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बेस्ड लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके वजह से रिपरकशन हो गया। या आप ये चीज बोल सकते हो कि भाई 18वीं शताब्दी में इंडिया जो है इट वाज अ एक्सपोर्ट कंट्री, बट इन द 19th सेंचुरी इंडिया बिकेम अ इंपोर्टिंग कंट्री बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि हम पहले टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते थे, अब हम टेक्सटाइल्स को इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे ऊपर डंपिंग किया जा रहा था। तो ये एक आप लिख सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द आयरनी। एंड देन आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन सबसे बढ़िया मेरे को लगता है, ठीक है। डेफिनेशन के साथ तो जाना नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ ठीक है थोड़ा बहुत आप जा सकते हो, बट आयरनी के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो इंग्लैंड के अंदर जो था वो कैपिटल डेवलपमेंट हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वगैरह, ये सब हो रहा था। लेकिन उसी साइड में इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, देयर वाज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आर्टिसंस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रहे थे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी बोल दिया कि भाई हुआ है वो इंग्लैंड में, और इसके वजह से इंडिया के अंदर नेगेटिव डिमांड क्या है कि भाई यहाँ पे बर्बादी हो रही है। सो ये आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अब बीच में कनेक्टर, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सो कनेक्टर के अंदर क्या करना है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके वजह से कॉलोनियल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर कॉलोनियल पॉलिसीज बनाए, जिसकी वजह से चीप इंपोर्ट्स एंड टैरिफ्स की वजह से भारत के अंदर इंक्रीज्ड डंपिंग ऑफ गुड्स हुआ, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिसंस हुआ, ब्रिटिश प्रॉफिटियरिंग एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, जिसने वापस से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट किया। और ये साइकिल जो है ये चलते चले गया, विशियस साइकिल ऑफ इंडियाज डेप्रिविएशन, ऐसा करके आप यहाँ पे कर सकते हो। देन इसके बाद जो मेन अपना बॉडी आएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल। अगर यस तो उसमें कौन से पॉइंट्स है, और मैंने आपको बताया था हाउ फार है, तो वहां पे आपको दूसरे फैक्टर्स भी लिखने पड़ेंगे, तो अदर फैक्टर्स भी आप यहाँ पे लिख रहे हो। सो आइदर आप उसको कंटिन्यूटी में, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, आइदर आप उसको 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कर लो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 1 2 3 4 5 6 7 करो, क्योंकि एग्जामिनर को कहीं ना कहीं दिखता है कि भाई इसने जो है ना पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो वो एक साइकोलॉजी है, ठीक है, एक साइकोलॉजी है जो कि एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बंदे के पास या बंदी के पास कंटेंट है, समझ रहे हो। सो वो एक चीज के ऊपर ध्यान देना ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितना रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए ही है क्योंकि विदेशों के अंदर रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट था, और इंडिया के अंदर भी रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट था अगर कोई भी टेक्सटाइल करना है तो, लेकिन विदेशी डिमांड को ज्यादा फुलफिल किया गया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल के फिनिश गुड्स है ना वो कहीं हो ही नहीं पाए। इसके अलावा जो कॉटेज लेवल पे डिमांड जो था उसको फुलफिल नहीं किया गया, वहां से सीधा फार्म से सीधा इंग्लैंड लेके चले गया जो भी रॉ मटेरियल्स थे टेक्सटाइल्स वगैरह के अंदर। देन मास प्रोडक्शन, ब्रिटेन के अंदर मास प्रोडक्ट, अब आप इसी तरीके से आंसर लिख दो, ठीक है, इसी तरीके से आंसर लिख दो, उसके ऊपर भी आपको एग्जामिनेशन मार्क्स दे देगा, बट आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने जरूर पड़ेंगे। मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि मैं जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई गो ऑन राइटिंग तो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो मास प्रोडक्शन मतलब देयर इज अ इंक्रीज इन द डंपिंग ऑफ गुड्स एट चीप प्राइसेस, जिसके वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ, ठीक है। सो मास प्रोडक्शन वहां पर हुआ क्यों, क्योंकि वहां पे जो मशीन मेड चीजें बनने लग गई, जिसके वजह से इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ, जिसके वजह से उनको मार्केट्स चाहिए थे, तो उनको मार्केट्स इंडिया मिल गए, और मार्केट्स जब इंडिया मिल गए तो उन लोग ने गुड्स को यहाँ पे डंप करना शुरू किया एट चीप प्राइसेस, जिसके वजह से इंडियंस के जो
हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो नहीं बिक पा रहे थे, ठीक है। देन देयर वाज द चीप प्राइसेस एस्पेक्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स दे वर कॉस्टलियर इन इंडिया, रीजन इज दैट दे वर टैक्स्ड बाय द ब्रिटिश मच मोर, इनोवेटिव प्रोडक्शन टेक्निक्स थे, that is Indian handlooms they could not compete with the fast production with the British power looms। so यहाँ पे साथियों क्या हो रहा है कि आप अगर इंटरनेट पे देखोगे या अगर आप वेब पे सर्च करोगे तो बने बनाए आंसर्स आपको वहां मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको क्या मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप ओरिजिनलिटी रखो यार। एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई बना बनाया आंसर नहीं लिख पाओगे, आप जितना ओरिजिनल अपने वर्ड्स के अंदर लिखोगे ना उतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर डालेगा। और उसी इम्पैक्ट के बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे और आप यूपीएससी मेंस क्लियर करोगे। ये ओरिजिनल रहो, ठीक है, ओरिजिनल इन आइडियोलॉजी, ओरिजिनल इन थिंकिंग, ठीक है। मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो ऐसे ही ओरिजिनल रहते हैं, ठीक है। उनके आंसर्स भी जब मैंने करेक्ट करे थे तो दे वर ओरिजिनल इन देयर थिंकिंग। देन अदर फैक्टर्स के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई ब्रिटिश पॉलिसीज थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैरिफ्स को बढ़ा दिया इंडिया के जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन जो है वो बहुत कॉस्टली हो गए। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं किया एंड दैट इज व्हाई द ब्रिटिश के ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकने लग गए थे। प्रोहिबिशन ऑफ कॉटन एक्सेस टू द नेटिव टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो यहाँ पर दो से तीन पॉइंट जो है वो मैंने अलग अलग लिखे हैं, बट इट कुड बी मर्ज्ड, ठीक है। जैसे ये हो गया और ये हो गया, इट कुड बी मर्ज, तो ऐसा करके आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, बट यहाँ पे अदर फैक्टर्स की बात हो रही है तो यू कैन बी ओरिजिनल और आप कुछ दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे ला सकते हो, बिकॉज मेरे पास टाइम का बाउंडेशन है, इसकी वजह से मैं इतना ज्यादा नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल आइडिया। आपके पास अगर पॉइंट्स है यू कैन वेरी वेल राइट इट अप, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बता देना पॉइंट्स अगर आपके पास है तो। इसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से भी जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स वो जो कॉटेज है ना वो बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश क्रॉप्स को इन लोगों ने प्रमोट किया एंड बिकॉज दे वर प्रमोटिंग द कैश क्रॉप्स, द ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने क्या किया, मेजरली ये कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया, फोर्स किया फार्मर्स को कि कैश क्रॉप से उगाओ, और वही कॉटन वगैरह को इन लोगों ने सीधा सीधा एक्सपोर्ट कर दिया। सो ब्रिटिश पॉलिसीज जो था दिस वाज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सीज वगैरह करे गए, ठीक है, दे वर आल्सो सीज्ड। इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाए गए जिसकी वजह से उनका प्राइस बढ़ते चले गया। उनके इंडस्ट्रीज को अच्छे से फंक्शन नहीं करने दिया, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, उनके प्रोडक्ट्स को इंफीरियर क्वालिटी का बताया गया, ठीक है, ऐसा करके। एंड व्हाट हैपेंड इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद हुआ। अब यहाँ पे जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट की यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईआर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईआर क्या रहेगा कि इंडिया बिकेम अ इम्पोर्टिंग कंट्री, ठीक है, इम्पोर्टिंग कंट्री हमारा हो गया। इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक गया, इंडिया का जो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक गया, ठीक है। सो देयर वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। देन देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी हैड इंक्रीज। सो ये सब क्या है ना, दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो ये चीज आप लिख सकते हो। देन पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज अंग्रेजों ने यहाँ पे जो रेल रोड्स हैं ये सब चीजें बनाई। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश के जो भी प्रोडक्ट्स है ना उसको इंडिया के अंदर एकदम एंड तक लेके जाना चाहते थे। टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडिया के अंदर भी वो कहीं ना कहीं बूम आएगा कि हम भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन करें और नए नए इंडस्ट्रीज बनाएं, और जब नए इंडस्ट्रीज बनेंगे उसकी वजह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि 15 मार्क का है साथियों, दैट इज वाई इतना सब हमें लिखना पड़ रहा है। एंड देन फाइनली जो रहेगा देन देयर इज गोइंग टू बी द कंक्लूजन। अब यहाँ पे कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे वो आप मेरे को बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले के 4-5 वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। सो साथियों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और इस सवाल को बेसिकली हमें इस हिसाब से लिखना था, अलग अलग प्रकार के इंट्रोडक्शन के स्टाइल्स थे एंड इंटरकनेक्टेड ऐसे होना चाहिए था। सो इसी के साथ वंस अगेन आई थैंक एवरीवन ऑफ यू फॉर वाचिंग मी, फॉर वाचिंग यूपीएससी माइंडसेट विद वीर। टेक केयर गाइज, और आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो ऐसे ही आंसर राइटिंग को मास्टर करना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, संबंधित रहें, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, और साथ में हम यूपीएससी को मास्टर करेंगे और आप यूपीएससी क्लियर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, ख्याल रखिए अपना।